अदाबर से अगर नवाज शरीफ साहब बुरा ना माने तो, लेकिन गम यह है कि नवाज शरीफ साहब बुरा मान रहे हैं। बुरा किस बात का मान रहे हैं? वो ये कहते हैं कि भाई सऊदी आ रहा है, लेकिन सऊदी से तो बातचीत हमने की थी, उन्होंने हमसे कमिट भी किया था, ये वादा भी किया था कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि ये इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है और ये हुकूमत माजी के हमारे किए हुए प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर चेपी लगा के क्रेडिट ले रही है। साहब हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन अगर माजी की हुकूमतें आपके किए हुए अच्छे कामों का क्रेडिट ले रही हैं, नहीं, एक लम्हे में आता हूं इस पर, तो आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई, तो हम आपस में बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब छूट गए क्या? मतलब हमने रियलाइज़ किया कि वो तो वाकई पकड़े कब गए थे, वो तो उधर रहते थे कहाँ पे, इस्लामाबाद में मिनिस्टर्स एन्क्लेव के अंदर। तो वही पुलिस वाले जिन्होंने बज़ाहिर उनको ज़ेरे हिरासत लिया हुआ था, अब वही पुलिस वाले उनकी गार्ड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था अब वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो बात यह है कि बड़े लोग, उनकी जेल भी ऐसी होती है, उनकी कैद भी ऐसी होती है, और इन्हीं के मजालिम से जो लोग सताए जाते हैं उनकी ज़िंदगी एक कैद की तरह होती है। लेकिन उस पर भी तसल्ली से बात करेंगे। मेरी अहम बहस आज की ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, माजी की हुकूमतें ये कहती हैं कि ये हुकूमत हमारे किए हुए कामों का क्रेडिट ले रही है, अपना नाम लगा के चला रही है, तो सर बात ये है कि अगर अच्छा आपका था तो जो मुसीबतें, जो बुरा, जो बद्दुआएं, जो बदनामियां इस हुकूमत को मिल रही हैं, वो भी तो फिर आप ही की छोड़ी हुई होंगी। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में पंजाब में बड़ा ज़ोर था कि छोटे बच्चों को काम पे ना लगाया जाए, भट्टे वालों को पकड़ रहे थे, और ये लॉ था कि कहीं को बच्चा काम करता दिखे तो सबको पकड़ लो, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, मैंने बार बार अर्ज़ की है आज जाना कि हम जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले ये नहीं देखते कि क्या इन्वायरमेंट मौजूद है, क्या वो माहौल, माशरा मौजूद है जहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी कि जब आप कहते हैं कि रात के 2 बजे लाल सिग्नल पर रुको वरना 400 रुपये का तुमको चालान आएगा, तो क्या आपने उस लाल सिग्नल पर रात के 2 बजे रुकने को महफूज बनाया? ना। आप ये कहते हैं सिग्नल पे लेन चेंज ना करो, उस पर चलान आएगा, तो क्या आपने लेन चेंज किए बगैर सिग्नल क्रॉस करने को मुमकिन बनाया? नहीं। आपने सिर्फ कर दिया लेन क्रॉस ना करो। आपने ना एजुकेट किया, ना माहौल बनाया, ना मुआशरा बनाया, लेकिन साथ में वो चीज़ें इन्फोर्स करनी शुरू कर दी जो कि उन तमाम इन्वायरमेंट का नतीजा होनी चाहिए। अब एक गरीब का बच्चा, एक गांव में रहने वाला या शहर के किनारे पर रहने वाला, पतोकी में रहने वाला, गुजरांवाले में रहने वाला, बल्कि लाहौर के बीच में रहने वाला बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जिसको आप कहते हैं अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके वालिदैन को, उसको काम देने वाले को, सबको सज़ा होगी, क्या वो बच्चा स्कूल जाना चाहता है? क्या उसको स्कूल जाने का कोई फ़ायदा है? क्या उसके जाने के लिए कोई स्कूल है? इस पे आपने कोई बहस नहीं की। हुस्न इत्तफाक कल एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का मुझे इत्तफाक हुआ। मैंने वहाँ देखा कोई 11-12 साल का एक बच्चा, वो मिस्त्री का जो हेल्पर, जो मज़दूर होता है, वो काम कर रहा था। मैंने पूछा, बेटे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? उसने कुछ ऐसे टिकटिकी बांध के मुझे देखता रहा। मैंने कहा, बेटे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? वो खामोश था। मैंने बात पूछा, भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो? दोस्त याद नहीं आते? तालीम में मज़ा नहीं आता? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछा, भाई बच्चा किसके साथ आया है? तो हर कोई मुकर गया कि जी हमारे साथ नहीं, उनको पता है कि पंजाब में कानून है। तो खैर मैंने हाथ पैर हिलाया, मालूम करने की कोशिश की, तहकीक की, तो मुझे एक शख्स जो कि वहाँ मौजूद था लेकिन उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसने कहा जी मैं बताता हूँ कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, एक छोटी सी गुफ्तगू मैंने उसके साथ की, वो वीडियो ज़रा वो देखिए। कल मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरा, किसी वजह से वहाँ जाना हुआ, तो मैंने देखा कि छोटा सा बच्चा वहाँ लेबर का काम कर रहा था। तो मैंने पूछा, यार तू काम क्यों करता है? वो चुप बैठा रहा। मैंने कहा स्कूल जाया करो, चुप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं आया। तो उसके साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा भाई तुम बताओ ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता? तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में कानून है बच्चों से काम करवाने का, लेकिन कोई तो वजह होगी। देखिए कोई माँ बाप दुश्मन तो नहीं अपने बच्चों के, वो बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? मज़ा तो उनको नहीं आ रहा, उनको ही पता स्कूल जाएगा बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होगा, लेकिन फिर भी नहीं भेज रहे। तो उस फैमिली ने ये उस जगह पे भी किसी ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन एक साहब जो इसी इलाके के रहने वाले, उसी बच्चे के इलाके से, उन्होंने कहा जी मैं आपको समझाता हूँ दरअसल होता क्या। इनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जानते हैं ज़ाती तौर पर कि वाक़यात क्या है।
तो सरकार, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आप मुझसे बात कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताइए कि वो बच्चा जो है वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था और उसके घर वाले उसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे थे? सर वो 8 क्लास में था। ओके। और 8 क्लास में जब उसे पढ़ाई जाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि उर्दू के मायने क्या है, उर्दू में कौन से हरफ इस्तेमाल किए जाते हैं, अलफ बे पे क्या है। उसे यही नहीं पता कि उर्दू कैसे पढ़नी है। और 9th क्लास में जाके हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने खुद देखे हैं, जो पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है 8 क्लास में से गुजर गए, पीछे से कोई फेल नहीं होता। आप कह रहे हैं कि 8वीं जमात तक कोई फेल नहीं होता? नहीं होता। क्यों भाई? ये सरकारी स्कूल है? जी सरकारी है। लाहौर का, बीच लाहौर का, ये गांव नहीं है, ये लाहौर का। और DHA फेस 9 टाउन, DHA फेस 9 टाउन उस इलाके का स्कूल है जी, उसका गवर्नमेंट स्कूल है। आप कहते हैं 8वीं जमात के बच्चे को ये नहीं पता कि उर्दू का मतलब क्या और अलिफ बे पे नहीं आती। तो भैया वो 8वीं जमात कैसे पहुंचा? सर उनको एग्जाम घर में दिए जाते हैं। एग्जाम क्या इसका सबूत लेके आएंगे आप मेरे पास? दिखाइए। ये सर 4th क्लास के पेपर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये ऑफिशियल पर्चा है? जी सर। ये आपके पास क्यों है? ये सर हमारे स्कूल में जो है पर्चे घर में तकसीम किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? और बच्चों को ये बोला जाता है कि ग्रामर में से इसके आंसर ढूंढ के इसके ऊपर टिक मार करो। अच्छा। जबकि उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या है, ये भी नहीं पता। तो टिक मार घर पे कर लेते हैं? टिक मार किसी पूछ पाछ के देख के घर वालों से, बड़ों से पूछा इसका आंसर क्या है। हाँ। वो लिख रहे हैं, टिक मार किया, और आंसर का पता नहीं कि ये आंसर लिखा क्या हुआ है, ये नहीं पता। आंसर लिख रहे हैं, मैंने पूछा कि ये क्या है, आंसर लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पता। सिर्फ ये देख रहे हैं इसका आंसर बी है, 1 नंबर का। तो ये मल्टीपल चॉइस है, यानी ये 16 का ए है, 8 का बी, तो 9 का सी है, याद कर लिया? जी ऐसे याद कर लिया। ये भर के वापस कर देंगे जाके? नहीं, इसके ऊपर याद किया है। अच्छा। सुबह अलग पर्चा दिया जा रहा है, ये फोटोकॉपी करवा के तकसीम किया जाए। लेकिन पर्चा यही है? पर्चा यही है। तो कल सुबह इम्तिहान में ये पर्चा आएगा? ये पर्चा आएगा, और उसको जाके जो रटा हुआ है, हाँ वो रटा हुआ है, वो ही बस। मतलब ए का जवाब 5 का जवाब ए है, 6 का बी है, बस ये है ऐसे ही। तो जो जिसके नंबर कम आते हैं वो नालायक याद भी नहीं कर सकता इसलिए कम नंबर आते हैं, वरना तो 100% नंबर आएंगे। 100% आने चाहिए। होता है ऐसे है, अब 10 सवाल हैं, उसके किसी का ए याद किया, उसी का 2 नंबर सवाल का बी लगाना था, उसका सी लग गया, उसमें गलती हो गई। उसमें गलती हो जाती है रट्टा लगाने में। इसीलिए पंजाब इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम एग्जामिनेशन ग्रेड 4, तो यानी कि 8वीं जमात तक इस तरह इम्तिहान देते हुए आप निकल जाते हैं? 8वीं तक पहुंच गए? 8वीं तक पहुंच गए, कुछ नहीं पता कुछ। तो वो जो बच्चा से बात कर रहा था वो 8वीं जमात का था? जी 8वीं जमात। उसको कुछ नहीं पता? ओके फिर 9वीं में क्या होता है? 9वीं में सर ऐसे होता है, अब जो एग्जाम देने होते हैं वो जाके देने होते हैं, बोर्ड के होते हैं। बोर्ड में ऐसा होता नहीं है, वहाँ फेल पे फेल। एक नॉर्मल घराने से एक बच्चा जा रहा है, वो कितने साल पढ़ेगा? 1 साल फेल हो गया, 2 साल हो गया, फिर बाद में नौकरी करेगा? बाद में घर वालों ने ऐसे ही करना है, चलो बेटा कढ़ाई उठाओ जाके, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ाई। ऐसा ही होता है, आगे जाएंगे तो आगे पढ़ाई होगी। तो 8वीं पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं? 8वीं पढ़ाने का फायदा नहीं, क्योंकि नौकरी को मिलती नहीं है कोई भी। बाद में वही करना जो पहले करना, तो 8 साल क्यों जाया करो? 8 साल जाया क्यों करें? इसलिए कुछ माँ बाप होते हैं वो शुरू में बच्चों को स्टार्ट पे ही हुनर पे लगा देते हैं, चलो पढ़ाई तो अच्छी हो नहीं रही, हुनर तो सीख ही लेंगे, कम से कम अपने करने के काबिल तो हो जाए। जो हुआ सो हुआ, माजी की हुकूमतों को हमने जितनी गालियाँ देनी है दे लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हुक्मरान का कसूर है, ये कौम का कसूर है, उस्ताद का कसूर है। लेकिन हुक्मरान का कसूर ये है कि नालायक उस्ताद को रखा क्यों? हुक्मरान का कसूर ये है कि स्क्रूटनाइज क्यों नहीं किया, चेक क्यों नहीं किया कि हो क्या रहा स्कूलों में तमाशा। अगर मुझे ये मिल गया तो भाई ये कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी एजुकेशन को, मिनिस्टर एजुकेशन को, या बाकी लोग जिनका ताल्लुक तालीम से, उनको ही नहीं मिल रहा, मुझे कैसे मिल गया ये? अब सवाल ये है कि जो होना था सब हो गया, आने वाली हुकूमत को सिर्फ 6 महीने हुए, उनको मुल्जिम नहीं ठहराया जा सकता अभी तक। लेकिन अगर फौरी तौर पे इस मामले पे कुछ ना किया गया
तो फिर खुदा गवाह है कि ये जो करोड़ों बच्चों की हाय लग रही है ना, ये कहने से कि हम ये कर देंगे, यूं कर देंगे, यूथ को ये कर देंगे और नौजवान नस्ल, इससे कुछ भी नहीं होगा। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और इस सिस्टम को जब तक सही ना किया गया तो बस फिर हम ऐसे ही रोते रहे। जिन पर्चों का जिक्र किया गया वो मैं ऐसे नहीं, हम ये वो पर्चे हैं, ये वही बंडल है जो उस वक्त मेरे हाथ में था। ये पर्चे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये चौथी जमात के इम्तिहान का पर्चा है जो कि उन लोगों के पास मौजूद है। ये वो पर्चे हैं जो कि बच्चों को दे दिए गए हैं, जवाबात रट के, या मतलब जवाब का एक्चुअल कंटेंट नहीं, यानी कि अगर सवाल ये है कि दर्जे झेल में से कौन सी गैर सेहत बख्श ग़ज़ा का मिसाल है, गोश्त, चावल, टाफियां, आटा, वो पढ़ नहीं सकता। उसने सिर्फ ये याद किया कि सवाल नंबर 1 का जवाब है ए, सवाल नंबर 2 का जवाब है डी। ये पर्चा उसके पास घर पे है, ये उसको रट्टा मारेगा और अगले दिन जाके इम्तिहान पास कर लेगा। मफरूज़ा नहीं है। जब तालीम का ये आलम है, आज इसमें कसूर किसका है? क्या कसूर इसमें चीफ मिनिस्टर का है कि स्कूल के कुछ असातिज़ा ये काम कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर का भी कोई कसूर नहीं है, स्कूलों के मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है, सेक्रेटरी एजुकेशन का कसूर नहीं है। कसूर उस टीचर का है जो कि बेईमानी कर रहा है। लेकिन साहब, अगर उस टीचर का कसूर है तो उसको नौकरी देने वाला भी चोर, उस पर नजर ना रखने वाला भी चोर, वो प्रिंसिपल जिसने ये किया वो भी चोर, वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी थी कि इसको चेक करे वो भी चोर, वो शख्स जो उन सबके ऊपर बैठा था वो भी चोर। समझ रहे ना मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं? मैं नहीं कह रहा चीफ मिनिस्टर का कसूर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का कसूर यह है कि वो इतने मसरूफ थे पीएसी की चेयरमैनशिप, जो कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर, अपने आप को जेल से निकालना, पैसे लंदन भेजना, कतरी शहजादे से डील करना, अपनी स्टील मिलें लगाना, अपने धंधे करना, अपने बच्चों को प्रोटोकॉल देना, अपने बेटे बेटियों को पॉलिटिशियन बनाना, मुस्तकबिल के लीडर बनाना, ये बहस कि हम नहीं हुए तो जमहूरियत नहीं होगी, हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान। और बात यहाँ नहीं रुकती, ये तो एक मिसाल है, लेकिन बात अहम यह है कि नवाज शरीफ साहब ने यह फरमाया कि ये तो हमारे किए बच्चे काम है जिसकी क्रेडिट गवर्नमेंट दे रही है। तो साहब फिर आइए ना थोड़े से बुरे कामों पर नज़र डालते हैं, और बुरे काम पुराने नहीं, वो करंट जो आज हो रहे हैं, ये आज का आपका कारनामा है। एक और कारनामा भी है जो कि गुजरात में दिल दिला देने वाली खबर, जो बात दिल दिलाने वाली है, जो कि 3-4 दिन से मीडिया पर चल रही है, लेकिन क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है तो मैं उसको आज उस बात से लिंक करना चाहूँगा। इस पर एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मासातने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा गुजरात की खबर, गुजरात में क्या हुआ, जरा एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए पहले। क्या इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब हैं? क्या इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब हैं? डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर्स ने किसी वजह से कोई नाराज़गी को हड़ताल कुछ हुआ था, उन्हें देखा नहीं और वो बच्चा बिला वजह का मारा गया। लेकिन वो डॉक्टर्स इस जगह पहुंचे क्यों? हमारे यहाँ डॉक्टर्स का रवैया वो बना क्यों? सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध में भी ऐसे ही हो रहा है। सिंध में वाकया सखर में एक 8 माह का बच्चा, डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है, उसकी वजह से आज मारा गया। डॉक्टर्स की हड़ताल क्यों हो रही है, जायज़ है नाजायज़ है, मुझे नहीं पता साहब, मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है। लेकिन क्या मुराद अली शाह साहब या शहबाज शरीफ साहब उस हड़ताल के जिम्मेदार हैं? हाँ हैं। बुज़दार साहब वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं।
6 महीने में मुआशरे की डायरेक्शन नहीं बनती, मुआशरे की डायरेक्शन पहले से बनी हुई है। जी हाँ नवाज शरीफ साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि सऊदी अरब जो आज इन्वेस्ट कर रहा है उसमें हुकूमत को कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, वो तो इन्वेस्ट हो नहीं था भाई, यकीनन पहले से बातचीत चल रही होगी, कुछ ना हुआ। मैं मानता हूं कि वो अच्छा काम जो है वो आपके वक्त में शायद उसकी इब्तिदा की गई हो, मैं उसको डिनाई कतन नहीं कर रहा, लेकिन ये सारे जो काम है नवाज शरीफ साहब, कल अगर मौका मिले आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जनरल से बात करने का, ये भी कहिएगा कि मुल्क में जो तबाही और बर्बादी मची हुई है, मुल्क में जो परेशानी का आलम है, मुल्क में जो बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, मुल्क में जो तालीम का हाल ये है कि लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती, बच्चा स्कूल भेजने का फ़ायदा, ये भी तो कैंसर मेरे किया हुआ है। नवाज शरीफ फखरिया कहें कि ये मैंने किया है, इस मुल्क को जाहिल बीमार मैंने रखा है, जैसे सऊदी अरब मैं लाया हूँ, तो ये भी तो आप ही ने किया ना। शहबाज शरीफ साहब इसको भी तो ओन करें, मुराद अली साहब सखर में मरने वाले बच्चे को भी तो ओन करें कि ये हमने किया हुआ है। क्यों है डॉक्टर की हड़ताल, आप जिम्मेदार हैं। क्यों है अस्पताल का तबरा हाल, आप जिम्मेदार हैं। क्यों है पाकिस्तान के हालात, आप जिम्मेदार हैं। मुबारक हो, आपकी बेल हो गई। इंशाल्लाह यकीन है मुझे कि नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी, और मुझे ये भी मुसम्मम यकीन है कि उसके बाद आप सबको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी। डील हो रही है, ढील हो रही है, एनआर हो रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक आम सा आदमी हूँ, एक पाकिस्तानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी डील हो, ढील हो, एनआर हो, कुछ भी हो। हाँ, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ पिछले 20-25 बरस में, और ख़ुसूसी तौर पर पिछले 10 बरस में, जो कि 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 10 साल में सिंगापुर कहाँ से कहाँ चला गया, मलेशिया कहाँ से कहाँ चला गया, दुबई कहाँ से कहाँ चला गया, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया। ये ना कहिए कि जी माजी में ये था, वो डिक्टेटर थे, वो मुशर्रफ था, और क्या वो ज़ियाउल हक थे, पता नहीं कौन कौन था। 10 साल तो आ जाओ, आपके थे ना मेरी जान, 10 साल आपके थे, 10 साल। एक बच्चा अगर तीसरी जमात में डालते, आप पूरे पाकिस्तान के बच्चों को अगर 10 साल पहले पहली जमात में डाल देते, जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के थे, तो आज पूरा पाकिस्तान 10 जमात पास होता। कभी सोचा 10 साल कितने होते हैं? 10 साल में आपने 12-14 अरब रुपए तो बना लिए, 10 साल में आपने धंधे तो बना लिए, 10 साल में आपने अपने बच्चों को पॉलिटिशियन तो बना दिया, 10 साल में आपके बच्चे लीडर तो बन गए, लेकिन 10 साल में कौम मकरूज हो गई, 10 साल में कौम जाहिल सी और जाहिल हो गई, 10 साल में लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, 10 साल में माँ बाप ने अपने बच्चे सड़कों पे बेच दिए, 10 साल में कौम उम्मीद छोड़ गई, 10 साल में लाखों पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान छोड़ के कनाडा ऑस्ट्रेलिया चला गया, 10 साल में पुलिस मुकाबले में कितने लोग आपने मार दिए, 10 साल में कितने अस्पताल बन सकते थे जो आपने नहीं बनाए, 10 साल में कितने स्कूल बन सकते थे आपने नहीं किए। उस 10 साल का हिसाब भी तो दो ना यार। जब आप ये कहते हैं कि 10 साल में हमने एक काम किए होंगे यारा, लेकिन 10 साल में जो बर्बादी मचाई थी, खुदा का वास्ता है उसको भी तो ऑन करें सरकार। मेरी राज, मेरी जान, मेरे बुजुर्गों, मेरे लीडरों, मेरे बादशाहों, शहनशाहियत कब तक करोगे? तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि नवाज शरीफ साहब को भी खुदारा बेल पे छोड़ दीजिए। इल्तिजा है, इनके बच्चों के ऊपर से भी केस ख़त्म कर दीजिए। इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करें कि अपनी पाकिस्तान की नेशनैलिटी सरेंडर करें और हमेशा हमेशा के लिए बिमा अहलो याल अपने रिश्तेदारों समेत खुदा का वास्ता पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। ये कोई पैसे ना दें, लूटा हुआ पैसा भी ले जाएं, नहीं चाहिए। बस इतना कर दें एहसान कि ये कह दें कि भाई आज के बाद हम पाकिस्तान को और नहीं बर्बाद करेंगे। ये जो 10 साल में किया है दोबारा नहीं करेंगे। एक और 5 साल हम पाकिस्तान का खून नहीं पिएंगे। बस इतना कर दें, हम बड़े खुश होंगे। हम नफ़े में नुकसान जो है ना, हमें वो ही काट रहा है। जो नुकसान हो गया भैया सो हो गया। जो हमारे आइंदा के नफ़े में नुकसान हो रहा है ना, हमें वो परेशान कर रहा है। माजी का हिसाब तो ना जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि किसके पैसे कौन से बाहर से आ रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि इनकी मौजूदगी, इनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट, इनकी पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्ट, वो इतना खौफनाक सोच, इतना डर है उसका कि अगर ये पहले भी तो गए थे 10 साल के लिए, क्या मिला? उसके बाद फिर आ गए और एक और 10 साल का राउंड चल गया। इस बार प्लीज़ प्लीज़ इनसे बस ये एनआरओ कर लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़ दें, अपना सारा माल दौलत ले जाएं, बाकी ज़िंदगी दुनिया भर में ऐश करें, प्राइवेट जहाज़ों में फिरें, जो करना है करें। हम समझ लेंगे कि हमने राइट ऑफ कर दिया पाकिस्तान में पैसा, लेकिन आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो रोशन हो जाएगा।
इस गुजारिश के साथ कि हुकूमत और अदलिया मुझ अदना से ग़ुलाम की इल्तिजा के पे नज़र डालेगी। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें मैंने आपसे पिछले हिस्से में की, वो करते करते मेरा भी दिल जो है ना वो इतना नाउम्मीद हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं ये बातें क्यों करता हूँ। लेकिन अगर ये बातें ना की जाएं तो क्या करें, इंसान अपना सर पीट ले, कहाँ जाए। जब हमारे लीडर्स, उनका सुबह शाम सिर्फ इसी चीज़ में गुजरता है कि किस तरह जेल जाना है, किस तरह जेल से निकलना है, किस तरह PAC का चेयरमैन बनना है, किस तरह मुल्क से जाना है, उनको ये फ़िक्र नहीं कि कौम के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिससे कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मेरी मुलाकात आज इत्तेफाक से एक साहब से हुई जिनके बारे में मैंने इंटरनेट पे हल्का हल्का सुना था, लेकिन मैंने कभी उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसमें कोताही मेरी है, इंटरेस्ट यूँ नहीं लिया कि हमें अच्छी ख़बरें सुनने की आदत नहीं है, और शायद आदत की वजह नहीं, बात है कि अच्छी खबरों पे हमें उम्मीद नहीं रही कि अच्छी हो सकती है। लेकिन इंसाफ की कहानी मैंने आज तसल्ली से इनसे बड़ी गप मारी और मैंने रियलाइज़ किया कि इस कहानी में दम है। कमल मशरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त का तशरीफ़ लेके आए। सर, मुख्तसरन जो आपने मुझे सुबह अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई जी, मैं चाहूँगा वो ज़रा मैं अनइंटरप्टेड सुनना चाहूँगा। सो द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम के मेरी कराची में पैदाइश हुई और मेरी स्कूलिंग भी कराची में हुई। आई वाज स्टडिंग इन गुलशन कैम्ब्रिज। ठीक है। और मेरे पेरेंट्स में जो है वो सेपरेशन हुई, तो हम लोग ननिहाल चले गए, विच इज़ सखर। तो सखर में इंग्लिश मीडियम से एक टिपिकली उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर आ गया, और वहाँ पे रोड़ी में एक स्कूल था, यतीम खाने का कादरिया स्कूल था, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। सो मेरे जो ननिहाल था जिसमें मामू, 2 मामू थे हमारे, तो उनके साथ हम रहे। और वहाँ पे एजुकेशन की तो हमें इजाज़त थी, बट उसके अलावा और कुछ करने की इजाज़त नहीं थी कि हम कोई काम कर सकें। दो आई वाज़ वेरी यंग, आई वाज़ 7 years old जब ये सब कुछ हुआ, 85 की बात है प्रॉब्ली। तो मैं पढ़ता भी रहा, और उसके साथ साथ जब मैंने अपनी क्लास 8 पास की, उस टाइम पे मैं एक शॉप पे काम करता था जहाँ पे ये रस बनते थे लोकली। उसके बाद जी पापे। हाँ। अच्छा, आप मुझे इसमें बता रहे थे कि जब आप सखर पहुँचे तो आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि काम ना करो। मैं उसी पॉइंट पे भी आ रहा था। तो वही जब मैंने कहा कि छुपके कर रहे थे, तो उसकी वजह यही थी कि वो इजाज़त ही नहीं देते कि नहीं आप और किसी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वही के रिश्तेदार और लोग क्या कहेंगे, बिकॉज बड़ी क्लोज कम्युनिटीज़ रहती हैं इस तरह के छोटे एरियाज़ में। मतलब भूखे मरना सस्ता है, वो ज़्यादा हाँ, वो प्रेफरेंस उसी पे ही है। दूसरा ये था कि बड़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, और ये नहीं हो सकता। तो वालदा काम नहीं कर सकती थी, आपकी उम्र 10-12 साल। हाँ, ऐसा ही था। नहीं, उस वक्त मैं तकरीबन 9-10 साल का था। ठीक है, ओके। और उस टाइम पे फिर मैं जब स्कूल जाता था, तो उसके वापसी पे मैं एक मस्जिद की टोपियाँ बनती हैं, वो मेरी अम्मी घर पे छुप के बनाती थी, तो वो मैं धागा ले आता था और वो अम्मी बनाती थी, और उसको मैं जाके जो पथारे लगाते हैं उनको जाके मैं सेल करता था। तो साथ साथ में उसके बाद जब मैं मिडिल मैंने पास की और मैं 9th में आया, तो उस टाइम फिर मैंने ये सिलसिला छोड़ दिया, बिकॉज वो अगेन आई एम सेइंग कि क्लोज कम्युनिटी होती है, पकड़े जाने का ज़्यादा खौफ होता है। पकड़ काम करते हैं, पकड़े कहाँ से, ये तो बड़ा गज़ब हो जाएगा, बच्चा काम करता है। हाँ। अच्छा, तो उस वक्त फिर मैंने जो है वो उसके पापे की दुकान पे काम किया, और साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपनी ही क्लास की एक जो है क्लास मेट को, मतलब मेरी क्लास में नहीं पढ़ती थी, वो मोहल्ले में होती थी, बट वो क्लास 9th में 10 साल की उम्र में। जी, 10 से 11 साल की उम्र। 10 साल की उम्र में आपने मैट्रिक क्यों कर जी, मैंने 12 साल की एज में मैट्रिक किया था, और उस वक्त मुझे बैठने नहीं दे रहे थे बोर्ड के एग्जाम में, तो मेरी 2 साल उम्र बढ़वा के बोर्ड के एग्जाम में क्यों नहीं बैठने दे रहे थे? एज कम थी उस वक्त, अलाउड नहीं था कि आप 12 साल की एज में आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अच्छा, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया था। तो अगर आप खुदा ना करे, अगर अल्लाह ताला की रहमत की वजह से आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो उसकी भी पेनल्टी है, उसकी भी कि तुम ज़्यादा होशियार क्यों? सिस्टम के साथ चल रहे हैं, सिस्टम के डेढ़ होशियार मत बनो। नहीं बने, ठीक, तो इम्तिहान नहीं दे सकते। सो आफ्टर मैट्रिक जो है वो मुझे थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद क्लियर होना शुरू हो गई। ज़ाहिर है मुझे आगे और तरक्की करनी थी, और सारा मतलब उसके बाद आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग इस्लामाबाद गए अपनी खाला के यहाँ, तो वापसी में फिर हम सखर नहीं गए, और हम जो है वो सवात एक गाँव है मिंगौरा, वहाँ चले गए। और उसको हमने सेलेक्ट इस वजह से किया कि वहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं था, वहाँ को तंग ना करें, लोग नहीं कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, और ये वाले मामला नहीं आएंगे। सो द फर्स्ट जॉब आई हैव गॉट इज़ के एक धागे बनाने वाली फैक्ट्री थी, वहाँ पे मैं बॉबिन्स भरता था। और वहाँ मेरी असल में बहुत ज़्यादा आदत होती थी, मैं अखबार पढ़ता था, तो उनकी भी मैं जिसमें धागे बंध के आते थे वो भी मैं अखबार पढ़ता था। उस टाइम बड़ा शौक़ होता था कि पढ़ाई को मैं नहीं छोड़ूँ।
सो 2 महीने मुझे हो गए, मुझे हेजिटेशन थी कि मेरी सैलरी का क्या होगा, बट जब मैंने 2 महीने बाद पूछा तो सेठ ने कहा क्योंकि आप सीख रहे थे तो देयर इज़ नो सैलरी कोई नहीं है। तो वहाँ से भी फिर मैं निकल गया, कुछ पैसे नहीं मिले, तो मुझे एक वहाँ के होलसेलर्स थे, वहाँ पे मुझे एक जॉब मिली। उन्होंने कहा कि जो ट्रक्स आएंगे उनसे अपने मेडिसिन को अनलोड करके अपने गोडाउन्स में भरना है। सो वो 400 रुपये की सैलरी पे मुझे वो काम मिल गया। 91 400 रुपये पर मंथ। तो वहाँ पे फिर इत्तेफाक से एक दिन जो बिल्स बनाते थे वो साहब छुट्टी पे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बना लो बिल्स। तो मैंने जब बिल्स बनाए तो वो एक गाड़ी इंग्लिश में थे, वो उन्होंने कहा कि मेडिसिन के नाम भी इंग्लिश में लिख रहा है। वहाँ तो पहले वो बिल जो उर्दू में लिखे जाए, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम पढ़े लिखे हो? जी मैंने कहा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अब से ये भी तुम्हारी एक ड्यूटी होगी कि जब तुम्हारे पास स्पेयर टाइम हो तो ये करोगे और तुम इन्वेंट्री को भी मैनेज करोगे। सो वो मैंने बड़ा फ़ख्रिया वो कर लिया क्योंकि मेरे लिए बड़ी तरक्की थी। वहाँ पे फिर एक डॉक्टर साहब आते थे, उन्होंने जब देखा कि मैं बिल्स बना रहा हूँ, हैंड राइटिंग भी ठीक है, तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे हो तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ा लोगे और शाम को मेरी क्लिनिक देख लोगे? बस अदे शौक मैंने वो भी 12 साल की उम्र में आप स्कूल पढ़ा रहे थे? जी, मैं फिर 13 साल का हो गया था उस वक्त में, और वो बच्चों की एज ही थी जिनको मैं भी पढ़ा रहा था। तो सुबह में इनका स्कूल और शाम को क्लिनिक। वापसी जब मैं जाता था तो अंधेरे रास्ते होते थे, वहाँ बड़ा डर लगता था, तो गाड़ियों के साथ दौड़ लगा के निकल जाता था कि थोड़ी रोशनी नज़र आए, बिकॉज वो बड़ी अंधेरी 7-6 बजे के बाद वहाँ पे बिल्कुल मतलब गाड़ी के साथ दौड़ लिए फिर रुक गए। हाँ। तो स्वात में फिर मुझे वहीं पे एक मेडिकल रेप मिले जो उनकी शाम को क्लिनिक होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कंपनी में जॉब कर लें जहाँ पे कंप्यूटर्स पे इन्वेंट्री होती है। तो मुझे कंप्यूटर का पता नहीं था, बट मैं चला गया। उन्होंने एक साहब को बैठा के मुझे समझाया 2-3 दिन कि बिल कैसे बनाया जाता है कीबोर्ड पे, और उसी के साथ साथ फिर बिलिंग करने के दौरान मैं डीबीएस में जो है वो पीआरजी फाइल्स में घुसता रहा, और फिर वो मैं कोड सीखता गया कि जी तो अमेजिंग चीज़ है, ये तो मैं सीख सकता हूँ। सो 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स में मैंने वो कोडिंग सीखी, और फिर मैं अपने ही सेटअप बनाता गया उसके अंदर। ऐसे आपने खुद ही कोडिंग सीख ली? जी मैंने खुद ही सीखी, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना नहीं था, रिसर्च ऐसे बस छेड़ के। जी, और जिस रीजन में मैं था वहाँ पे मीलों दूर तक भी कोई टीचर नहीं था जो मुझे ये चीज़ें सिखा सके। बातें बहुत सारी हैं, वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा वक्त लीजिए। हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया कमल साहब। सर, तो आप खुद ही घर बैठे बैठे छेड़छाड़ करते करते मैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए? जी, तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं था, तो मुझे एक फ़ायदा हुआ। वहाँ के जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उन्होंने मुझे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए। उसके साथ साथ फिर एक स्कूल का मैंने कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाया, वहीं पर फिर मैंने पढ़ाई भी दोबारा शुरू की, और साथ साथ में फिर वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट भी किया माशाल्लाह। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए। फिर आई केम बैक टू कराची 97 के एंड 98 में मैं आया हूँ। 98 के शुरू में अकेले आया था, अम्मी को बोल के कि मैं आ रहा हूँ, और उस वक्त मेरे पास तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का ख़र्चा था। और वो टाइम जो है मैंने कैंट के जो है फुटपाथ्स पे, रोड पे और बेंचों पे गुजारा है। तो इट वाज प्लेंटी बिग टाइम उस वक्त। लिटरली सड़क छाप गिरी? जी जी, वो तो जहाँ मालशीस होते हैं, जहाँ सब चरसीस होते हैं वहाँ पे। तो उस वक्त रात को नींद नहीं आती थी, बट उस वक्त भी ऐसा था कि नहीं इंशाल्लाह शहर में अपनी जगह बनाएंगे। तो वो मुझे फिर मैं एक दिन वो खाना खा रहा था, उस जिसमें रोटी बंधी हुई थी उसी में एक जॉब आई हुई थी, तो उस पोस्ट ऑफिस उसमें लिखा हुआ था, उसको फॉलो करते वो वहाँ पहुँचे। तो वो मुझे पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुझे जॉब मिली, वो मैंने काम किया। उन्होंने मुझे 1000 रुपये एडवांस दिया, और उससे मेरा थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर पहला मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला था 6000 का, वो मैंने किया। फिर अम्मी को कराची ले आया, एंड सो ऑन। फिर 2014 तक मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में जॉब करता रहा। अम्मी जो है वो उन्होंने हमेशा मेरी बड़ी सपोर्ट की। जो सवात वाला टाइम था उस टाइम। अब कहाँ पहुँचे हो, अब क्या कर रहे हो? सर 2015 में मैंने अपनी एक डिजिटल कंपनी स्टार्ट की। तो पहले हमने बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया, तो बैंक्स की मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई। पाकिस्तान से बाहर हमने कुछ वॉलेट डिज़ाइन किए। उसके बाद फिर हमारी स्पेशलाइजेशन हो गई कि हम फार्मा सेक्टर में गेम्स डेवलप करने लगे फॉर डिफरेंट चीज़, तो वो हम ग्लोबल हो गए। फिर मैंने अपनी कंपनी वाशिंगटन डीसी में रजिस्टर की 2016 में, और 2016 में ही फिर मैंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया विच इज़ टेक पाकिस्तान। टेक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा था। ऑल्दो
मैं यही देख रहा था कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इस तरह की जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इनोवेशन सेंटर्स 2018 में पाकिस्तान से बंद कर दिए। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो मुझे पोटेंशियल तो बहुत नज़र आ रहा था, बट यहाँ पे जॉब्स कैसे जनरेट हो सकती हैं और हम अपनी दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड टेक पाकिस्तान। तो ये फ्रीलांसर्स के लिए, नॉट ओनली फ्रीलांसर्स, एवरी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, एवरी पर्सन। कितना पोटेंशियल पाकिस्तान का आईटी इंडस्ट्री का? इसको अभी नंबर्स में लाने के लिए एक्चुअली वी हैव लॉन्च्ड डिसरप्ट पाकिस्तान। डिसरप्ट हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जी हाँ, ठीक है। ये फ्रीलांसर्स को एक जगह लेके आ, अगेन आई एम सेइंग सॉरी फॉर एवरीबॉडी, आईटी स्पेशलिस्ट को जगह लेके। ठीक है। तो हमने ये देखा कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज है। स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो कमर्शलाइज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो लोन्स देने को तैयार हैं, ये कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा दिख रहा है? अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ज़ाती तौर पे 2 बार बैंक्स को कॉल किए तो उन्होंने तो मुझे तो मना कर दिया। हो सकता है कि अब शायद को पेशरफ्त हुई हो। अच्छा, मेरे आप मुझे बता रहे थे फ्रीलांसर्स का पोटेंशियल आप कहते हैं अंदाज़न $800-900 मिलियन है अभी जो है वो तकरीबन 800 मिलियन टू 1 बिलियन डॉलर का टेंटेटिव है। बिकॉज हमारी कैटेगराइजेशन जो है वो होम रेमिटेंस में होती है। बिकॉज एक फ्रीलांसर क्यों होती है? एक फ्रीलांसर यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, फुल स्टॉप। ये वो मेरी वो पुरानी कहानी जो मैं कोई 3 महीने से रो रहा हूँ कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो फ्रीलांसर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। और अगर तो वो फिर पैसे जो कमाता है बाहर से, जी, टू द ट्यून ऑफ $1 बिलियन वो हवा में घूमता रहता है। वो हवा में घूम रहा है। और हमने अपनी एनालिटिक्स निकाली थी कोई 28,000 फ्रीलांसर्स की, तो उसमें 27% फ्रीलांसर्स जो हैं दे आर यूजिंग पेयोनियर, जिसका हुकूमत पाकिस्तान को शायद पता हो, मुझे नहीं पता। बट उसकी जो रेमिटेंसेस है वो पाकिस्तान में कैसे चैनलाइज हो रही हैं इसका भी कोई क्लू नहीं है। सो सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी ने अपने मामू को, कज़न को कहा हुआ है कि पेपाल के थ्रू मुझे भेज दिया करो। एक एवरेज फ्रीलांसर $1,500 कमाता है तो उसको आते आते $1,200 मिल जाते हैं। तो इतनी कटौतियाँ होती हैं। उसके लिए अब थोड़ा सा स्टेट बैंक जो है वो हमारे साथ मिलके हम लोग ई पेमेंट्स पे और कुछ कोऑपरेट कर रहा है, वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक, थैंक यू स्टेट बैंक फॉर दैट। अगर आप पेमेंट गेटवेज पे काम कर रहे हैं, थैंक यू। वक्त मुख्तसर, मैं चाहता हूँ चीज़ें कवर हो जाएं। आप एक वो क्या है, एक हमारा गर्ल डिजिटल लीडर प्रोग्राम है जी, उसमें जो है हम लोग अंडर ग्रेजुएट लड़कियों को जो गर्ल डिजिटल लीडर, ये जो आपकी क्या साइट है आपने blogspay.com, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है। गर्ल्स डिजिटल लीडर में जो हम ट्रेनिंग कितनी लड़कियां काम कर रही हैं इसके ऊपर? 220 लड़कियां इस वक्त अर्न कर रही हैं घर से पूरे पाकिस्तान से कमा रही हैं। अभी फिलहाल कराची से, पूरे पाकिस्तान से, लेकिन पोटेंशियल तो पूरे पाकिस्तान का। हाँ, हमारा कमा रही हैं 5,000 to 7,000-8,000 पर मंथ माशाल्लाह। अब लियारी में मैं बता दूं कि एक ग्रेजुएट लड़की की सैलरी अगर वो टीचिंग कर रही है तो 1,800 से 2,000 रुपये तक होती है। खुदा। तो उसके लिए 4,000-5,000 इज़ अ बिग मनी कि वो अपने ऑनलाइन काम करके कमा सकती है। और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट कर सकते हैं। होम बेस्ड माइक्रो जॉब्स होती हैं जिसको कहा जाता है माइक्रो जॉब। वेरी गुड वर्ड। ओके, मुझे इसमें गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो ये बहुत मासिव। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, गवर्नमेंट तो चाहती है जॉब्स क्रिएट करना या नहीं चाहती? मुझे इंटेंशंस का इतना पता नहीं, बिकॉज मेरी इतनी कम्युनिकेशन आपने कांटेक्ट किया? मैंने काफ़ी कांटेक्ट किया, मैंने ईमेल्स भी की हैं। किसको? असद उमर साहब को भी मैंने ईमेल की थी, कोई जवाब नहीं आया। और बाकी मिनिस्टर्स को भी हमने अप्रोच किया। आईटी मिनिस्टर को भी मैंने अप्रोच किया, बट वो कह रहे हैं कि वी आर लर्निंग। खालिद मकबूल साहब ने क्या कहा? वी आर लर्निंग ऑन रिटन रिकॉर्ड है। रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ज़ुबानी कन्वर्सेशन है। वी आर लर्निंग से मतलब क्या है? कि अभी हम देख रहे हैं कि आईटी में कितना पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी में कितना पोटेंशियल है और क्या हो सकता है। मतलब चीज़ें वेटिंग में हैं कि देखेंगे। अब मैंने उनको भी मैंने ईमेल की हुई है, बट वहाँ से उनके सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमें अभी फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले जी तो आप क्या प्रोजेक्शन, ऑब्वियसली मैं कमिटमेंट नहीं मांग रहे, अंदाज़ा क्या है कि ये माइक्रो जॉब्स कितनी क्रिएट हो सकती हैं वेरी क्विकली? आई थिंक हमारा एक प्रोग्राम हुआ था एक टीवी चैनल पे, तो वहाँ पे हमें अब वापसी आते आते कोई 2000 के करीब हमें रिक्वेस्ट आ गई थी डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और ये काम कर सकते हैं, पैसे कमा। तो एक आई हैव फ्यू सेकंड्स, कितना पोटेंशियल है? मिलियन जॉब आराम से जनरेट कर सकते हैं। 10 लाख जॉब निकाल सकते हैं। तो हमारे बच्चे में पोटेंशियल है। मैं हाउस वाइफ्स की भी अगर बात करूं जो मास्टर्स करके बैठी हुई हैं घरों पे, बहुत निकल नहीं सकती, बहुत उम्दा। तो साहब आई एम सो सॉरी, वक्त मेरे पास कम था, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लेके आए। खालिद मकबूल साहब, कुछ तो इस पर नज़रसानी कीजिए, ये जो बात हो रही है यहाँ पे। और असद उमर साहब, ईमेल का जवाब दीजिए, इसी तवज्जुह से दीजिए। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं इतनी बड़ी जॉब मार्केट क्रिएट करने का, आईटी इंडस्ट्री से ज़्यादा खूबसूरत कोई तरीका नहीं है जॉब्स क्रिएट करने का। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इस पर बात होगी और मेरा ये वादा है
कि कमल साहब से हम अपडेट लेते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इनसे जल्द कोई कांटेक्ट करेगा। बस।